लो बच्चों, होपफुली आपकी जेई मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। होपफुली आप सारे चैप्टर को रिवीजन कर चुके होंगे क्योंकि अब बहुत कम दिन बाकी हैं। और आपको बताइए कि 2 अप्रैल से जो अप्रैल अटेम्प्ट का है जेई मेंस का, उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और हमारे पास भी बहुत कम दिन बाकी हैं। हम लोग भी इस चैनल पर केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं और जनवरी अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें आसान तरीके से सॉल्व किया जाए ताकि अप्रैल अटेम्प्ट में जो हम लोगों ने जनवरी में मिस्टेक्स की हैं उसे ना दोहराएं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोगों ने अब तक के 2 चैप्टर कौन कौन से, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। उसकी वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ बच्चे इसको डरते भी हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें क्या करना है बच्चों, रिविजन भी कर लेंगे हम लोग इसी वीडियो में। और सॉल्व भी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो बच्चों, इस थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में भी पूरे के पूरे जितने भी जनवरी अटेम्प्ट में सेट हुए, उनमें हमें हर चैप्टर इस चैप्टर से एक एक क्वेश्चन ही देखने को मिला। यानी आप उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट में भी इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। और 4 नंबर ये चैप्टर आपको दे के जाएगा। बहुत ज़रूरी है आपके रैंक बनाने के लिए, ये चैप्टर का भी आना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेई मेंस का 24 जनवरी का आया हुआ क्वेश्चन है। एक मैच द फॉलोइंग है, इसमें रिवर्सिबल एक्सपेंशन और फ्री एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और इरिवर्सिबल कंप्रेशन में जो वर्क डन हुआ है, हमें उससे मैचिंग करनी है। देखो, जब भी रिवर्सिबल एक्सोथर्मल वर्क डन होता है, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन अगर हो रहा हो, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। इक्वल होता है माइनस का NRT और ln V2/V1 या V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये फॉर्मूला होता है। यानी आप कह सकते हो कि जो ए होगा कहीं ना कहीं सेकंड से मैच कर रहा है। फिर बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन की। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? जब किसी ऐसा एक्सपेंशन हो रहा हो कि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाए। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया है, तो आपको पता है कि इरिवर्सिबल वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इरिवर्सिबल वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है, माइनस का पी एक्सटर्नल टू क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है। अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाए, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फ्री एक्सपेंशन में हम कह सकते हैं कि बी का रहेगा फर्स्ट वाला। ठीक है। फिर सी, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा हो, तो फॉर्मूला माइनस का पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यानी आप देख सकते हैं सी जो है वो 3 से ही मैच कर रहा है, थर्ड से मैच कर रहा है। फिर जब कंप्रेशन हो रहा होगा, तो कंप्रेशन के टाइम पर भी फॉर्मूला इरिवर्सिबल कंप्रेशन का कोई अलग नहीं होगा, सेम फॉर्मूला होगा। लेकिन इस बार जो फाइनल वॉल्यूम है वो कम होगी और इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, वी आई माइनस वी एफ कर देंगे। फॉर्मूला कुछ बन जाएगा ई का फोर्थ वाला। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैच करो, तो ए है सेकंड, बी है फर्स्ट, और सी है थर्ड, और डी है फोर्थ। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन को देखो। मैंने विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन प्रेशर P वर्सेस वॉल्यूम V रिप्रेजेंट द फॉलोइंग मैक्सिमम वर्क डन। अब बताओ, हमें मैक्सिमम वर्क डन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ये अंडर द कर्व होता है प्रेशर और वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ में, तो हम कहते हैं कि वही क्या होगा, टोटल वर्क डन होगा। तो इस वाले पहले वाले ग्राफ को देखो, फिर सेकंड वाले ग्राफ को देखो, फिर थर्ड को देखो, फोर्थ को देखो। तो फर्स्ट वाले में एक साइकिल है, थर्ड वाले में एक साइकिल है, साइकिल के अंदर कम एरिया आएगा, है ना। फिर अगर हम बात करें सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला आपका कौन सी प्रोसेस होगी जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें वर्क डन जीरो होगा। फिर आपके पास प्रोसेस है फोर्थ। फोर्थ में देखो, एक सिर्फ और सिर्फ एक कर्व है, साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, एक कर्व है। और एक ऐसे प्रोसेस में एरिया अंडर द कर्व जो होता है, वही वर्क डन को बताता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया अंडर द कर्व होगा। ठीक है। जब सबसे ज़्यादा एरिया अंडर द कर्व होगा, तो ऐसे में आप क्या कह सकते हैं, जो फोर्थ वाली प्रोसेस, ये फोर्थ है, इसमें मैक्सिमम वर्क डन हुआ होगा, और फोर्थ ही आपका आंसर होगा। ठीक है। इसमें सारे जो पॉइंट्स हैं वो देखो एकदम सेम।
अब कैलकुलेट करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व पहचानो और फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट, फिर कह रहे हैं कि अ कप ऑफ अ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस system is placed in a microwave oven. The oven is turned on for 1 minute during which the water begins to boil. यानी आपके पास जो वाटर था वो पता 5 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। फिर इसको आपने हीट किया तो ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया होगा। उसके बाद ये बॉयल होना शुरू हो गया, ये वाटर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे में एक्सपेंशन हुआ होगा। जब भी एक्सपेंशन होता है जब भी एक्सपेंशन होता है तो आपको पता है कि वर्क डन कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। इसके अलावा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है वाटर ने, तो इसका मतलब इसके लिए क्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और क्यू पॉजिटिव है और इंटरनल एनर्जी भी क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, क्यू डेल यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऐसे में इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो बच्चों, अब आपके पास अ, एक और क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप का है। इसमें 4 पार्ट हैं और हमें फिर इस पे सही ऑप्शन में मार्क करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट था कि वर्क डन इज इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम 2 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब एट 300 केल्विन। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस का एन और फिर क्या होता है एल एन पी टू। यानी हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल की जगह पर 2 आर की जगह पर 8 यानी गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर की जगह पर 300 केल्विन, और एल एन को हम लोग लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.3, फिर आ गया लॉग और ये हो गया 20। तो आंसर कितना आ गया, ये 10। लॉग 10 बेस 10 1 होता है। अब ये इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करो तो ये कितना बनेगा, माइनस का 600 इंटू 8.3 इंटू 2.3 और लॉग 10 बेस 10 1। फिर मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 618 और 6 8 करोगे तो कितना आएगा 48 और ये 9। नहीं, आंसर आ जाएगा 4980 इंटू 2। आप क्या कर लेंगे, 498 को मल्टीप्लाई कर लोगे 223 से, कितना आएगा 389 वही 8 98 9, ठीक है। कितना बना, ये कितना हो गया, 9 10 भैया 3 4 11454, ये आया जूल। माइनस का होगा, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो माइनस साइन से मतलब नहीं। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, 11.45। ऐसे हम कह सकते हैं 11.5। हमारा पहला वाला जो ए है वो कहीं ना कहीं किससे मैच कर रहा होगा, सेकंड से। कह सकते हैं ए है वो सेकंड, ए का हमने माना सेकंड। नेक्स्ट देखो बच्चों, उठा देते हैं। अब कह रहे हैं कि हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन इन द वर्क डन इन द इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन of 1 mole ideal gas from 1 decimeter cube to 3 meter cube at 300 Kelvin at a constant pressure of 3 किलो पास्कल। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया ऐसा यूनिट है, लेकिन पास्कल ऐसा यूनिट नहीं होती प्रेशर की, किलो किलो पास्कल होती, पास्कल होती है। यानी यहाँ पर आपको पता है कि इरिवर्सिबल वर्क डन निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है, और वो क्या होता है, माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है, वी टू माइनस वन। अब बताओ, माइनस का किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करके 3 इंटू 10 की पावर 3 रख देंगे, और वी टू माइनस वी वन करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 1। 3 - 1 का मतलब हो गया माइनस का 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा ये, माइनस का 6 इंटू 10 की पावर 3 जूल। यानी कितना हो गया, माइनस का 6 किलो जूल। यानी माइनस से हटा दो तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। यानी यहाँ से देख सकते हो सी थर्ड वाला ऑप्शन हो गया। ये आप कह सकते हैं सी का कहीं ना क्या है थर्ड। और कर लेते हैं, फिर देखो कहीं ना कहीं मैच हो जाए। अब हमें इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। कोई एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा हो और 1 मोल आइडियल गैस के अंदर टेम्परेचर का जो चेंज आएगा वो 3 केल्विन का चेंज आएगा। यहाँ पर आपको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी टी होता है। नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1, सी वी कितना है 3, 2 आर, आर की जगह पर हम क्या रख देंगे 3/2 आर 8.3। डेल्टा टी कितना है 3। सॉल्व करो इसको, तो कितना हो गया बच्चों 160, ठीक है। हमने क्या मल्टीप्लाई कर लिया 3 इन 8.3
160 बचा आपके पास। ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो 16 को तो कितना आ जाएगा 480 इंटू 8 पॉइंट। अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे किसको, 48 को 80 आएगा, 8 8 सिक्स, 2 6 4 3 12 4 8 30 33 4 6 12 8 9 3, तो आंसर आया 3984, यानी 3.9 किलो। 3.9 किलो जूल का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 4। और हमें 4 कहाँ पर देखो मिल रहा है, 4 मिल रहा है हमें फर्स्ट पे। हमें क्या लगा देना है, जो कहीं ना कहीं इसमें आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है कोई। तो हमें बी का था हमारा, ए का था सेकंड, बी का, ए का सेकंड, बी का सेकंड और बी का थर्ड है सिर्फ। इस सी का 1 भी हमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमारा सेकंड ही ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ आइडियल गैस एट 600 केल्विन 0.5 मेगा undergoes a reversible isothermal expansion until the pressure of the gas is 0.2 megapascal. Which of the following is correct? अब बताना। तो W बराबर हमें पता है कि पहले तो ये सुन लो, अगर कभी भी आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर का चेंज जीरो के इक्वल होता है। आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालने का फॉर्मूला एन सी पी डेल्टा टी होता है, और इंथैल्पी चेंज निकालने का फॉर्मूला एन सी पी डेल्टा टी होता है। अब डेल्टा टी जीरो है तो ये दोनों वैल्यूज जीरो हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये बात पता है कि डेल्यू बराबर कितना होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर डेल्यू बराबर जीरो हो जाएगा तो क्या मैं क्यू की जगह पर माइनस का डब्ल्यू नहीं रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात समझ में आ चुकी है। अब अगर वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है रिवर्सिबल थर्मल फिनोमिना में माइनस का एन आर टी एल एन टी टू। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का एन कितना है, नहीं पता, आर कितना है लेकिन टेम्परेचर भी नहीं पता है। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, आप बताइए, आपने ये बात पढ़ लिखी है आइडियल गैस इक्वेशन में एन आर टी इक्वल टू पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। अब यहाँ पर पी वन वी वन इक्वल टू एन आर टी वन बोलो, टी कॉन्स्टेंट ही है तो यहाँ पर हम लोग एन आर टी की जगह पर क्या रख देते हैं, टू एल एन पी टू ऑन। ठीक है ना, बस अब बहुत ज़्यादा ही हमें क्या करना होगा, यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिट्स अगर गलत होती हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा भी क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर ये डेसीमीटर क्यूब में दिया है वॉल्यूम, और प्रेशर मेगा पास्कल में दिया है। इसे हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्कल में बन जाएगा, इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर क्यूब में बन जाएगा। इससे हमारा भी जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। एसआई यूनिट से एसआई यूनिट मल्टीप्लाई होकर क्या देगी, एनर्जी की भी या वर्कडन की भी एसआई यूनिट ही हमें मिलने वाली है सॉल्व होने के बाद। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस का कि 20 डेसीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद मेगा पास्कल है यानी कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर कितना है 6। फिर हम क्या करेंगे, एल को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.3, फिर क्या आ जाएगा लॉग, लॉग के बाद कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 0। अगर वॉल्यूम दिया गया होता है तो वी टू अपॉन वी वन होता है, और अगर प्रेशर्स दिए गए हैं, अगर प्रेशर्स दिए गए हैं तो कितना क्या होता है, पी वन अपॉन पी टू होता है। ये भी फॉर्म आपको भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जान, पी वन अपॉन पी टू, 0.5 डिवाइड बाई 0, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। आप सॉल्व करना शुरू करो, आएगा यहाँ पर बनेगा, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार पॉइंट लगा यानी बना, डब्ल्यू बराबर कितना हो गया माइनस का 10 टू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, यानी कितना 10 की पावर 3 इंटू क्या हो गया ये 2.3। फिर क्या है आपके पास लॉग 5 अपॉन लॉग 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 5 माइनस लॉग 2। बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इसका माइनस का 2.3 इंटू 10 यानी 23, तो कितना हो गया 10 की पावर 3। फिर यहाँ पर देखो लॉग 5 की वैल्यू दी गई है, लॉग 2 की वैल्यू दी गई है, इनको हम लोग क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, 0.989 माइनस 0.10, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.3979, अप्रॉक्सीमेटली 0.4 के बराबर है। डब्ल्यू बराबर कितना हो गया माइनस का 23 इंटू 10 का क्यूब इंटू 0.4, चलो मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया ये 4 12 4 8 एक 9 9.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल आ रहा है।
और इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9.2 किलो जूल आ जाएगा। माइनस का 9.2 किलो जूल आपका क्या होगा, माइनस का 9.2 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 9.1, 9.1 किलो जूल माइनस का। और अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जो Q होता है वो माइनस के W के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं, यानी हम बच्चों हम क्या कह सकते हैं, ऐसे थर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा इसके बराबर हो जाएगा माइनस के 9.1 किलो जूल, और जो हीट एक्सचेंज होगी वो हो जाएगी माइनस साइन के साथ, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9.1। डेल यू बराबर जीरो, डेल एच बराबर जीरो, क्यू प्लस का 9.1, डब्ल्यू माइनस का 9 किलो जूल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा सा है। ये एक 2023 का साइक्लिक प्रोसेस पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो साइक्लिक प्रोसेस पर बेस्ड क्वेश्चन आना चाहिए है हम, क्यों, क्योंकि आ सकते हैं क्वेश्चन और बच्चे डर जाते हैं। तो हमें शुरुआत करनी है देखो 1 से 2, फिर 2 से 3 और 3 से 1 में। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो 1 से 2 है, इस 1 से 2 में जो प्रेशर है वो सेम बना रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं ये आइसोबेरिक प्रोसेस। फिर 2 से 3 में वॉल्यूम सेम बनी रही है, तो 2 से 3 जो है वो आइसोपोरिक प्रोसेस, आइसोपोरिक प्रोसेस। और 3 से 1 को ज़रा समझो। 3 से 1 को अगर हमें समझना है तो हम क्या करेंगे, या तो ये एक्सोथर्मल भी हो सकती है, एडियाबैटिक भी हो सकती है। तो क्यों ना हम P1 V1 और P2 V2 को इक्वल करके देखें। अगर इक्वल हो जाते तो एक्सोथर्मल है, अगर नहीं होते हैं तो फिर कुछ और होगा। तो P1 देखो ज़रा यहाँ पर कितना है, प्रेशर, प्रेशर 0.5 है, इंटू वॉल्यूम कितनी है 40, ये कितना हो गया 20। तो देखो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर प्रेशर कितना है, प्रेशर है कितना 1 बार, वॉल्यूम कितनी है 20। यहाँ पर भी आंसर कितना आ गया 20। यानी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं जो 3 से 1 वाली प्रोसेस है ये आइसोथर्मल। इस तरह से आपने पहचान लिया, पहचान लिया। अब शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पर। तो हमें सारे वर्कडन को क्या करना है, एट द एंड ऐड करना है। ऐड कर लेते हैं। तो पहले 1 से 2 वाले पे आओ। 1 से 2 वाला आपका आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्कडन किसके इक्वल होगा, माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू एल वी के बराबर होगा। माइनस का प्रेशर एक्सटर्नल कितना है 1 बार, 1 बार के बाद क्या हो जाएगा, 1 बार के बाद क्या निकालोगे बच्चा, डेल्टा वी निकालोगे। डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम कितना है 40 - 20 यानी 20। ठीक है, यानी आपका आंसर कितना आ गया होगा यहाँ पर, माइनस का 28 बार लीटर, बार लीटर में आंसर। फिर देखो, फिर अगर हम बात करें 2 से 3, तो 2 से 3 आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन जीरो। अब बात करते हैं आपका 3 से 1। 3 से 1 आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालने का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, माइनस का NRT, और फिर क्या होता है ln V2/V1। अब बताओ इसमें क्या बोल रहे हैं, मोनो एटॉमिक गैस है, 1 मोल है, और टेम्परेचर तो दिया नहीं है। अगर टेम्परेचर नहीं दिया गया है तो फिर हम जहाँ पर NRT है मैं वहाँ पर क्या कर दूंगा, P1V1 को रख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रख दूंगा P1, ये क्या आ जाएगा ln V2/V। तो जो भी वर्क डन की यूनिट होगी वो P1V1 के अकॉर्डिंग होगी। प्रेशर तुमने कैसे रखा है, वॉल्यूम कैसे रखी है, प्रेशर तुमने रखा है बार में, वॉल्यूम लीटर में, तो आंसर भी बार लीटर में। ये कितना हो गया, माइनस का P1 कितना है यहाँ पर देखो, प्रेशर कितना है 0.5 × 40, ये कितना हो गया ये 20। इसको तुमने मल्टीप्लाई किया 2, फिर कितना हो गया ये ln V2 देखो कितना है यहाँ पर वॉल्यूम, बाद में वॉल्यूम, बाद में वॉल्यूम है 20, पहले वॉल्यूम कितनी थी 40। ठीक है, तो कितना हो गया 1/2। ये वर्क डन किसके बराबर हो गया, माइनस का 4 पॉइंट, या माइनस का 46, माइनस का 46 है, लॉग 1/2 को लिख सकते हैं हम लोग, माइनस का लॉग 2 की देखो वैल्यू कितनी है 0.3 क्वेश्चन में दी। डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 46 इंटू 0.3, 3 6 = 18, 3 4 = 12, और एक 13। यानी आंसर कितना आ गया होगा, यानी आंसर आपका कितना आ गया होगा 13.8 बार लीटर, 13.8 बार लीटर। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 20 बार लीटर को हटा दे रहा हूँ मैं,
देखो बच्चों, अगर हम टोटल वर्क डन फाइंड आउट करें, टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? फर्स्ट से 1 से 2 वाली प्रोसेस यानी आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन, यानी किसके बराबर? माइनस। फिर इसमें प्लस हम कर देंगे कितना? 0। फिर इसमें हम प्लस कर देंगे कितना? 13.8। ठीक है, तो 20 माइनस का 20 प्लस का 13.8, यानी डब्लू कितना डबल बटन किसके बराबर हो गया? डबल बटन बराबर हो गया माइनस का 6.2 बार लीटर के। हमें आंसर देना है देखो जूल में। तो जूल में देने के लिए आपको पता है 1 बार लीटर जो होता है वो इक्वल टू होता है 100 जूल के। तो यानी हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाए कितना? 620 जूल। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 620 जूल। हमारा आंसर हो गया 620। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में देखो कह रहे हैं कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिए गए हैं और स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपीज दिए गए हैं। आपको निकालना क्या है? निकालना है इस एक्स की वैल्यू फॉर P2 के बराबर इंथैल्पी ऑफ। अच्छा, साथ में देखो इक्विलिब्रियम भी स्टैब्लिश हुआ है। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है तो लॉग ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्वेश्चन में दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी और एंट्रोपी का जो रिलेशन होता है उसको इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि डेल जी नॉट बराबर किसके होता है? डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। कि किसी भी रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज इसके बराबर होता है डेल एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट के बराबर होता है। तो ये बात भी हम जानते हैं कि अगर जो डेल जी नॉट होता है माइनस का आर टी एल एन या एल एन के इक्वल। ठीक है, तो या इसे हम लोग लॉग में कन्वर्ट करें तो हम कह सकते हैं माइनस का RT टू 2.3 लॉग के इक्वल। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? माइनस का 2.303 RT, या इसको क्या कहा मैंने? माइनस का 2.3 RT लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉग के इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ही हमें कहीं ना कहीं डेल एच निकल। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो हमें क्या निकालना है? इस रिएक्शन की इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या तरीका होता है? अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस हैं तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस मल्टीप्लाइड बाई इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वही हम क्या कहते हैं? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर हमें इस रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए टू माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी टू को सॉल्व करना। तो यहाँ से इस पूरी रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर निकालोगे कितनी निकल के आ जाएगी? 2 इंटू ए बी की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बी टू, तो यहाँ पर दिया आपने 30 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ए टू की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 6 माइनस का कितना हो जाएगा? एक्स। यानी यहाँ से आप कह सकते हो ये कितना बना? 64 माइनस 64 माइनस 6 करोगे तो आ जाएगा 8 माइनस। ये जो आया है ये किलो जूल में है, याद रखना, किलो जूल। ठीक है, तो हम लोग पहले तो बच्चों क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं। हमारे पास कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होने वाली है। आगे देखो, अब इस स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी निकालते हैं। ये सब देखो जूल्स में दी गई, ये जूल में दी गई है, हमें इसका ख्याल रखना है। अब स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन की हेल्प से, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन की हेल्प से किसी रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो आप क्या करोगे? आप करोगे 2 इंटू मोलर एंट्रोपी और स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ ए बी माइनस 1 इंटू एंट्रोपी ऑफ ए माइनस 1 इंटू स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ, मल्टीप्लाई कर।
ये वैल्यूज देखो कितनी है। अगर हम बात करें ए बी के लिए, ये कितना है, 2 × 2 2 2 माइनस माइनस 146 और 280, माइनस का 146 है, यहाँ पर कितना है 180, 146 और 280 है। और एक सॉल्व करिए तो कितना बना ये 4 4 माइनस माइनस, देखो इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा, ऐड कर लो 6 4 और 8 12, तो माइनस का 426, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 4 में से 426 जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ठीक है, बचे 8, और 4 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 5, यानी बना माइनस प्लस का 80, ये आया है जूल। ठीक है, इस आंसर को भी याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या होता है इक्वेशन, माइनस का 2.3 आर टी लॉग के विलियम स्टैब्लिश होने के बाद डेल जी नॉट माइनस माइनस टी या डेल एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, डेल्टा एस नॉट। देखो हमें आंसर में जो निकालना है वो किस में निकालना है, किलो किलो जूल में ही निकालना है। तो हम सारी जो जूल में होंगे आंसर उन्हें किलो में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अब आर की जगह पर आपने रख दिया, ये हो गया माइनस का 2.3, ये हो गया 8.3। ठीक है, और और देखो और वैल्यूज कौन कौन सी क्वेश्चन में गिवन है, लॉग के 2.2 है, यहाँ पर हम लोग 2.2 रख देंगे। टेम्परेचर कितना है 500, आपने रख दिया 5 या 2, ये होगा पूरा जूल में, क्योंकि आपने 8.3 रखा है तो ये जूल में आंसर आएगा। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा किलो। ये देखो डेल्टा एच किलो जूल में ऑलरेडी ही दे रखा है, मैंने सॉल्व भी किया था, कितना आया था 58 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स। ये माइनस टेम्परेचर देखो 500 है, और डेल्टा एस जो है वो जूल में है, इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे। यहाँ से ये हो गया 2 टाइम्स, यहाँ से ये भी हो गया, देखो ये टाइम्स, 2 से ये हो गया 9 टाइम्स, 2 से ये हो गया 1.1। सही है, अब ज़रा सॉल्व करो जल्दी जल्दी। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2 को इससे 11 से, तो ये कितना बना 20, तो ये 2.5, दो के बाद देखो पॉइंट लग जाएगा 2.53। अब 2.53 को हमें मल्टीप्लाई करना है 8.3 या 7। ये देखो 8 3 4 और 8 5 40, तो ये 42, और 8 2 16 16 और ये 20, कह सकते हैं 9, और ये हो गया 5 4 9 7 8 9, 3 के बाद पॉइंट लगा तो 20.99, यानी हम यहाँ पर भी इसे 20.9 रख लेते हैं माइनस का। इज इक्वल टू कितना हो गया 58 माइनस एक्स, और ये कितना बना, ये बना बचा माइनस का 9। सही है, 58 में से 9 जाएंगे, 58 में से 9 जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा 49। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 49 प्लस 20.9, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करने पर हमें लगता है कितना मिलेगा बच्चों 69.9। 69.9 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 70 किलो। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर जो हमें आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहे हैं कि पी बी प्लस PbO2 PbO3 करके 2 PbO बना रहा है, और गिफ एनर्जी चेंज आ रहा है 1, और SnO2 SN3 करके SNO बना रहा है, इसके लिए गिफ एनर्जी चेंज है 2। यहाँ पर बोला है कि Pb+2 जो है वो Pb+4 ज़्यादा स्टेबल है, SN2+ लेस स्टेबल SN4+ है। ये बात आप जानते भी हैं कि ग्रुप नंबर 14 में जब हम लोग टॉप से बॉटम आते हैं तो होना तो ये चाहिए कि सबसे ज़्यादा +4 वाली जो स्टेट है वो स्टेबल होनी चाहिए, है ना, सबसे ज़्यादा +4 वाली स्टेट ही को स्टेबल होना चाहिए। लेकिन लास्ट में जब पीबी तक के पहुंचोगे तो ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट जो +2 वाली स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है इन कंपेरिजन टू +4। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो पीबी यहाँ पर +4 में है, जा किस में रहा है +2 में जा रहा है, तो मोस्ट स्टेबल स्टेट की तरफ जा रहा है। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो इसका मतलब
जो डेल जी और फर्स्ट रिएक्शन का होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, स्पॉन्टेनियस होगी। SnO2 से ये +4 से +2 की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहता है। Sn+4 ज़्यादा स्टेबल होता है, +2 में कम स्टेबल होता है। तो ऐसे में यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो इस रिएक्शन की गिव एनर्जी होगी, क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो पॉजिटिव होगी। डेल जी को निगेटिव होना चाहिए है और डेल G2 को पॉजिटिव होना चाहिए। G1 निगेटिव दिख रहा है हमें, G2 पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं लॉग के में और 1/t में, तो ये स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी और इंटरसेप्ट और स्लोप क्या होगा। देखो अभी मैंने तुमको बताया था ना कि डेल जी नॉट किसके बराबर होता है, डेल एच नॉट, डेल एच नॉट माइनस ई डेल्टा एस के बराबर होता है। डेल जी की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, माइनस का RT एल एन, लॉग है, लॉग में रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.3 है ना। तो ये क्या बनेगा बच्चों, 2.303 RT log k इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। लॉग के को छोड़ के सबसे डिवाइड कर दो, लॉग के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर क्या बनेगा यहाँ पर, डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाय 0.303 आर। अब इसको अगर हम लोग एक y इक्वल टू mx+c से कंपेयर करें, इस इक्वेशन, y है, m है, x है, c है, यानी आप कह सकते हो y इंटरसेप्ट इसके बराबर होगा डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर, पॉजिटिव में, ठीक है। और जो स्लोप होगा वो माइनस का डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर के इक्वल होगा, यानी इसमें भी हमें 2 वाला ऑप्शन है। तो बच्चों आपको पता है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिथियम किलो जूल पर मोल is enthalpy of dissociation of fluorine F2 is 150 kilojoule per mole. Ionization enthalpy of lithium is 520 kilojoule per mole. Electron gain enthalpy of fluorine is minus का 313 kilojoule per mole. Standard enthalpy दी गई है और मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एंथैल्पी पूछते हैं। तो लैटिस एंथैल्पी को हम लोग आपको बताया कि पता ही नहीं कर सकते हैं, कोई प्रोसेस ही नहीं होती है। इसीलिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं, हमारे पास क्या तरीका होता है, हमारे पास तरीका होता है कि बॉर्न हैबर साइकिल का। तो बॉर्न हैबर साइकिल के हेल्प से हम लैटिस एंथैल्पी को पता कर सकते हैं। देखो, अगर हम लोग लैटिस एंथैल्पी पता करने के लिए रिएक्शन लिथियम फ्लोराइड के लिए बॉन्ड हाइपर साइकिल बनाए, सबसे पहले देखो इस रिएक्शन को यानी फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड की रिएक्शन लिखें। तो फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड अगर बनाना हो लिथियम फ्लोराइड के 1 मोल को बनाना हो, तो 1 मोल लिथियम सॉलिड को लिया जाएगा और आधा मोल फ्लोरीन गैस ली जाएगी, ये स्टैंडर्ड स्टेट। इससे हमें क्या मिलेगा, लिथियम फ्लोराइड मिलेगा इन द सॉलिड। इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं, ये रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड है। और इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज आएगा कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये हुआ कैसे होगा, तो बॉर्न हाइपर साइकिल के हिसाब से हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले हमने इसको लिथियम सॉलिड में से लिथियम गैस में कन्वर्ट किया होगा और हमें इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन दी, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर इसके बाद आप क्या कहोगे कि लिथियम गैस को कन्वर्ट करने के बाद आपने इसे लिथियम आयन में कन्वर्ट किया होगा, इसके लिए आपने इसको आयनाइजेशन। फिर जो फ्लोरीन है इसको भी आपने पहले एटम में कन्वर्ट करने के लिए एफ फ्लोरीन फ्लोरीन गैस की क्या दी होगी, फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी होगी आधा मोल। आधा मोल कौन सी एनर्जी दी होगी आपने, आधा मोल इसको कह सकते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड की होगी। ये बन गया होगा कि 1 मोल फ्लोरीन गैस के एटम में कन्वर्ट हो गए होंगे। 1 मोल, क्योंकि आधे मोल से देखो अब ये टूटेगा, तो 1 मोल से 2 मोल एटम निकलते हैं, तो आधे मोल से 1 मोल निकलेंगे। ठीक है, तो आधा मोल आपने यहाँ पर बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी दी। फिर आपने इसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दी, तो ये कन्वर्ट हो गया F माइनस में। अब ये L प्लस और F माइनस जब कन्वर्ट होंगे लिथियम क्लोराइड में, तब जो एनर्जी में चेंज आएगा उसे हम कहते हैं लैटिस। अब यहाँ से आपने क्या किया, बॉर्न हैबर साइकिल की हेल्प से आपने एक स्टेप में रिएक्शन करो या मल्टीपल स्टेप में करो, टोटल एनर्जी का चेंज किसके बराबर होता है, सेम होता है एंथैल्पी का चेंज। तो यहाँ पर भी हम लोग बच्चों क्या करते हैं, जरा सा बॉर्न हैबर साइकिल मैंने आपको बना के दिखाई है, आप चाहें तो उसको जल्दी भी कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो देखो अब क्या कहोगे सर, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगी वो किसके बराबर होगी,
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर होगी? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ, फिर एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, फिर आधा मोल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन F2, फिर आपने क्या दिया होगा इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फिर लैटिस, सही है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखो सब वैल्यूज दी गई। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बच्चों अगर हम बात करें, ये माइनस का प्लस का 155 है यहाँ। फिर देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस का 590, ठीक है, माइनस का 5 यहाँ पर रखना, बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना। माइनस का 594 यहाँ पे आ गया। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन 150 है ये है। और देखो नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कितनी है? 155, ये 520, ये हो गया आपका 520, ये हो गया आपका 155 बाय, तो ये दिया गया है, वही है 150। एलपी ऑफ सप्लीमेशन 155 है, 20 है। एलपी ऑफ बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कितनी है? 150, 150/2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखो, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस का 313 है, का 3, और लैटिस एंथैल्पी है, सॉल्व कर लो, माइनस का 594 है, तो ये किस सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 75। हमारे पास क्या क्या है? 155 है, F20 70, कितना हो गया? 10 या 5 6 7 5 6, ये हो गया 750 से पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 313, 437, 594 माइनस इज इक्वल टू 43 प्लस दैट इज, ठीक है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? दैट इज सिंथैल्पी किसके बराबर होगी? माइनस का 590 माइनस का 4, इसमें हम लोग 594 जोड़ देते हैं, कितना बन गया? 1031 माइनस का 103 जूल पर मोल दैट इज सिंथैल्पी होगी। और ये जो हमने रखा है आंसर, से अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो हम यहाँ पर सिर्फ 10। नेक्स्ट देखो, देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हीट ऑफ एटमाइजेशन इन मीथेन इन x किलो जूल पर मोल एंड y किलो जूल। हमें क्या करना है? हमें फाइंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग सीसी बॉन्ड कैन बी एक्सप्रेस इन जूल SI यूनिट। अब बताओ, यहाँ पर हमें जूल में एनर्जी फाइंड आउट करनी है, जूल में एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एक जो सीसी बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी, उससे हमें क्या पता करना होगा? वेवलेंथ पता करनी, पता वेवलेंथ लैम्डा के टर्म्स में बता देंगे। SI यूनिट क्या होती है? लैम्डा की मीटर होती है, यानी रखिए वो कितना चाहिए जूल एनर्जी, अभी जो लैम्डा निकल के आएगी वो किस में निकल के आएगा? मीटर में निकल के आएगा। तो चलिए पता करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें मीथेन, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ, अगर हम इसको पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? गैसियस एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो इंथैल्पी का चेंज होता है इसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी 4 CH बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इथेन का स्ट्रक्चर देखें, तो ये किसके बराबर है? ये जो वाई किलो जूल की एनर्जी है इसको पूरे सारे बॉन्ड तोड़ के गैसीय एटम में कन्वर्ट करने के लिए, ये बराबर होगी 6 CH बॉन्ड की एनर्जी,
और 1 सीसी एनर्जी। क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एक सी एच बॉन्ड की एनर्जी x/4 के इक्वल जूल में? तो क्या मैं यहाँ से ये बात कह सकता हूँ कि y बराबर 6 × x/4 प्लस 1 सीसी एनर्जी? यहाँ से देखो ये 3, यहाँ देखो ये 2 चला। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो सीसी बॉन्ड की एनर्जी है तो किसके बराबर है किलो जूल में? 2y - 3x/2 ये हो गया किलो जूल पर मोल में आंसर है। अब बताना, हमें जो चाहिए है, हमें ये बात पता है कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एक मोल आपके पास बॉन्ड है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड की एनर्जी निकालनी। इसके बॉन्ड की एनर्जी की किलो जूल पर मोल, बहुत सारे एक मोल बॉन्ड की एनर्जी दी। तो पहले इसको हम जूल में कन्वर्ट करते हैं। भाई -3x/2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर देते हैं किससे, एवोगाड्रो नंबर से, कि एक बॉन्ड की एनर्जी। फिर हम इसे इक्वल टू कर देंगे hc/λ से। अगर हमें एच रखना होता और सी रखना होता तो एच और सी की वैल्यू को रखते तो हमारा लैम्डा मीटर में आता। यहाँ पर एच बिना सॉल्व किए ही आंसर दिया गया है, इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 से ये हो गया 500 और हमारा लैम्डा बराबर हो गया HC/Na डिवाइड बाय 500 2y - 3। ठीक है, देखो इसको इन्होंने 250 लिख दिया है, 4y - 6x लिख दिया है। तो चाहो तो इसको HC/Na डिवाइड बाय 500 250 तो 4y - 6x लिख लो। सेकंड वाला आंसर हो जाएगा इसका। सही है। देखो एक और कह रहे हैं कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज -x किलो जूल, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट इज x किलो जूल, y किलो जूल पर मोल, डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज y z किलो जूल पर मोल। आपको इंथैल्पी बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड क्या निकालना है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड। सबसे पहले देखो, अगर हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग बच्चों, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मीथेन के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखें तो क्या लिखोगे कि आपने 1 मोल कार्बन सॉलिड लिया ग्रेफाइट के फॉर्म में। ठीक है, ग्रेफाइट के फॉर्म में। और क्या लिया आपने, 2 मोल हाइड्रोजन गैस ली और इससे कन्वर्ट हो गया ये 1 मोल मीथेन गैस। यही कहलाती है आपकी फॉर्मेशन की रिएक्शन और ये जो चेंज आएगा इसे कहलाता है इंथैल्पी ऑफ। अब अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना हो तो बॉन्ड एंथैल्पीज का जो मेथड होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, सारे के सारे एटम जो मॉलिक्यूल हैं इन्हें हम लोग गैसियस एटम में कन्वर्ट करने पर जो बॉन्ड को डिसोसिएशन की एनर्जी होती है उसे फाइंड आउट करते हैं। और फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कर देंगे तो इससे भी हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात आपको पढ़ाई गई थी क्लास में कि भैया पहले आप इंथैल्पी ऑफ किसी भी रिएक्शन को देखें तो उसमें जो रिएक्टेंट हैं उन्हें आप गैसियस एटम में कन्वर्ट करें, सारे बॉन्ड को तोड़ दें। तो जो इंथैल्पी का चेंज आएगा, जो बॉन्ड इंथैल्पी आपने एनर्जी दी होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी दी गई होगी, रिएक्टेंट की बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी से हम लोग इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया होगा, कार्बन को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा। हाँ, तो आपने यहाँ पर 1 मोल क्या दी होगी, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इन लोग बोल रहे हैं इसे, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। आपने यहाँ पर इसको 4 मोल हाइड्रोजन गैस के एटम में कन्वर्ट करने के लिए क्या दिया होगा, कौन सी बोल सकते हैं हम लोग, टू टू बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ एच एच बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल दी होगी, 2 है यहाँ पर, 2 मोल हाइड्रोजन गैस है। फिर आपने CH4 को देखो, तो CH4 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट किया होगा तो 1 मोल कार्बन का गैसियस एटम और 4 मोल हाइड्रोजन गैस के गैसियस एटम मिले होंगे। और ये करने के लिए आपने क्या किया होगा, ये करने के लिए आपने 4 मोल CH बॉन्ड की एनर्जी रिएक्शन को। तो बताओ इस रिएक्शन की अगर हम क्या निकालते हैं, इस रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता करें तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे हो जाएगी, रिएक्टेंट की इंथैल्पी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो सबसे पहले आपने क्या दिया होगा, इसको ग्रेफाइट को इनकी एनर्जी दी, वो किसके इक्वल है, वो वाई के इक्वल।
फिर प्लस 2 टाइम्स क्या दिया होगा, 2 टाइम एच एच बॉन्ड की एनर्जी दी होगी, ये 2z आ गया। फिर माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी यानी 4 टाइम सी एच बॉन्ड की एनर्जी आपने इसको प्रोवाइड। तो क्वेश्चन में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस के एक्स के बराबर, माइनस का एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड माइनस का 4 सी एच बॉन्ड की एनर्जी। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो 4 टाइम्स सी एच बॉन्ड की एनर्जी है, सी एच बॉन्ड की एनर्जी है वो वाई प्लस 2z प्लस एक्स के बराबर, माइनस जाके प्लस, ये उधर जाके प्लस। यानी यहाँ से आप कह सकते हो कि जो सी एच बॉन्ड की एनर्जी है वो वाई प्लस 2z प्लस एक्स ऑन 4 के इक्वल है। देखो यहाँ में ये फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सॉलिड फ्यूल यूज्ड इन द रॉकेट इज अ मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड हीलियम इन द रेशियो 1:2। हीट इवॉल्व्ड किलो जूल पर ग्राम ऑफ द मिक्सचर इज। देखो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस रिएक्शन के इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल। किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर हमें निकालना हो तो बच्चों आपको पता है कि प्रोडक्ट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर दें तो हमें क्या मिलती है, रिएक्शन की इंथैल्पी। तो इसकी पहले रिएक्शन लिखो। आपको पता है कि आपने थर्माइट रिएक्शन क्लास 9-10 में पढ़ रखी थी। Fe2O3 की रिएक्शन अगर हम अल्मोनियम से करवाते हैं, बैलेंस कर, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Al2O3 प्लस 2। ठीक है। अब आपको ये बात भी पता होना चाहिए है कि अगर हम इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, सही, प्लस 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयरन लिखोगे लेकिन एलिमेंट्स की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है, माइनस 1 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, सॉरी Fe2O3, Fe2O3 है ना बेटा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एल्युमिनियम की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एलिमेंट है तो जीरो। तो यहाँ से इस रिएक्शन एल्पी जो निकल के आई वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस का 1700 माइनस माइनस प्लस 840। क्या करना है, 100 में 840 को ट्रैक कर देना है, तो कितना आ जाएगा 860। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया आंसर, माइनस का 860 किलो जूल पर। अब ये तो चलिए आपने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन हमसे ये कह रहे हैं कि इस मिक्सचर का 1 ग्राम लेने पर कितनी हीट। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखो, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब बताओ कि पहले हम अगर इसका इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन की बता दी थी ना, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe, है ना। तो हमने जब रिएक्शन शुरू की होगी तो अगर 1 मोल एल्युमिनियम लिया होगा तो 1 मोल Fe2O3 लिया होगा तो 2 मोल एल्युमिनियम लिया होगा, और यही कह रहे हैं कि 1:2 के रेशियो में हमने mix-। ठीक है, तो 1 मोल अगर बात करें पूरे मिक्सचर का, पूरे मिक्सचर का जो 1 मोल बनेगा उसमें 1 मोल Fe2O3 होगा और 2 मोल एल्युमिनियम। यानी मिक्सचर का 1 मोल जो है, मिक्सचर का 1 मोल जो है जो हमने इस्तेमाल किया है, में आपके पास Fe2O3 1 मोल और 2 मोल एल्युमिनियम। Fe2O3 का मोलर मास निकालो कितना हो जाएगा, 56 × 2 करो, 112 प्लस 160 और प्लस 2 एल्युमिनियम, कितना हो गया ये, 214। यानी 1 मोल मिक्सचर का जो मास है वो 214 ग्राम है। 214 ग्राम के मिक्सचर से आपको हीट मिल रही है माइनस का 860। तो 1 ग्राम मिक्सचर से आपको कितनी हीट मिलेगी, 860 अपॉन। बात समझ में आ रही है, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं।
860 को 214 से डिवाइड करो, यह आंसर तुम्हारा करीब आ जाएगा 4.01 किलो। तो यहाँ पर आपको भरना चाहिए 4, ठीक है, यहाँ पे आपको भरना चाहिए 4। और क्वेश्चन देखो, कैरी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन इज माइनस का 2220, माइनस का 393.5 एंड माइनस का 285.8, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो पहली बात, हमें इस रिएक्शन इंथैल्पी यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन की रिएक्शन को लिखना है। तो प्रोपेन यानी C3H8 को जब बनाया होगा, हमने 3 मोल कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में लिया होगा और 4 मोल हाइड्रोजन गैस ली होगी, से बन गया होगा आपका CH8 गैस। ये जो रिएक्शन है, इनकी इंथैल्पी हमें पता करना है। ये कोई भी रिएक्शन हो सकती है, फॉर्मेशन की रिएक्शन ना भी हो, कोई से फर्क। अगर आपके पास क्या दिया गया हो, आपके पास कंबशन की वैल्यूज दी गई है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन दी गई हो अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो देखो जब आपके पास फॉर्मेशन की रिएक्शंस, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस दी गई होती हैं, तो किसी भी रिएक्शन की जो इंथैल्पी होती है इसके बराबर होती है, वो बराबर होती है समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, अगर आपके पास क्वेश्चन में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं, अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंथैल्पी ऑफ कंबशन दी गई है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इंथैल्पी ऑफ, फिर जब रिएक्शन जो होगी उस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालने के लिए आप क्या करोगे, समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करोगे, तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट करोगे, पहले पहले रिएक्टेंट होता है, इसीलिए मैंने इसको उठाया, माइनस फिर क्या होता है, फिर आता है आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसी भी रिएक्शन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये फॉर्मेशन की रिएक्शन है या कोई अनदर रिएक्शन है। हमें जब रिएक्शन में क्या दिए गए हैं बच्चों, एंथैल्पीज ऑफ कंबशन दिए गए हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो हम यहाँ पर इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कितनी दी गई है, माइनस का 393 प्लस 4 हाइड्रोजन की इंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी है, माइनस का 285.8, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस का एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन, माइनस का 222, सॉल्व करो जल्दी से, तो कितना बना, 3 5 3 3 10, 327, ओके, ये चीज़ है 9 टू 11, ये बन गया आपका माइनस का 1180.5, फिर माइनस क्या आएगा, 4 8 30, 4 5 20, 4 8 32 और 2 30, फिर आ जाएगा 4 2 8 8 3, फिर माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 2 को ऐड कर लो, क्या था आपके पास, 180.5 11 3.5 में से 2 ऐड कर लिया, ऐड कर 12 3 23 23.7, और हम इसी में क्या कर देंगे, 2220 को ट्रैक कर देंगे, क्या मिला आपको, 103.7, कुल मिला के आपका आंसर आया होगा 10, यानी ये 10, ये आपका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली कितने बराबर होगा, 104 किलो जूल पर, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl मिक्सड विथ 300 ml 0.1 मोलर NaOH। मोलर हीट कैपेसिटी यानी मोलर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन इज माइनस का। अब क्या होता है कि जब कोई भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करता है, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो हीट रिलीज हमेशा माइनस का 57.1 किलो जूल ही होती है। अब जो उससे टेम्परेचर राइज हुआ पूरे मिक्सचर का, तो उससे कह रहे हैं कि टेम्परेचर राइज होने से कितना राइज होगा 10⁻⁻² के ऑर्डर में, आपको बता। तो बहुत ध्यान से देखो, अगर कभी भी हम क्या कहें Cl, अगर ये NaOH से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, Cl बनाएगा, H2O बनाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें एलआर का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होगा। अब बताओ कि अगर यहाँ पर हम जो पोलैरिटी बोल लो या नॉर्मलिटी बोल लो, क्योंकि दोनों की सेम ही होगी, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है, क्योंकि दोनों के इनफैक्टर क्या होगा 1 1 NaOH का भी HCl का भी। तो यहाँ पर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से इसको डील कर रहे हैं। अब बताओ, यहाँ पर आपने वॉल्यूम को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल गया है मिली मोल्स। 0.2 को 200 से मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा 4। ठीक है। और NaOH के कितने मोल्स हैं आपके पास, 300 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको 30 मिली। यानी ये आपका क्या बन गया, एलआर बन गया। ये एलआर है। रिएक्शन हमेशा एलआर के अकॉर्डिंग होता है। HCl जो एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो इसका मतलब जब रिएक्शन होगी तो 30 मिली मोल NaOH ही क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। अब हमको ये बात पता है कि एक मोल जब भी क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो एक मोल के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से माइनस का 57.1 इंटू 10⁻³ जूल इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अगर आपके पास 30 इंटू 10⁻³ मोल है तो इससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो आप कहेंगे 57 माइनस का 57.1 इंटू 10⁻³ 30 इंटू 10⁻³ जूल। ये देखो, ये दोनों तो छट गए। उसके बाद क्या बचा, 30 को 57.1 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो आप कहेंगे 21 और 3 और 17। ठीक है, 1713 जूल इतनी एनर्जी हीट रिलीज हुई है। अब अगर इतनी एनर्जी हीट रिलीज हुई है तो फिर आप बच्चों क्या कहोगे कि इससे टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने के लिए कितना मास है कि सोल्यूशन का, वो ज़रा पता करो। तो 200 ml यहाँ से लिया, 300 ml यहाँ से लिया, तो जो टोटल वॉल्यूम बनी वो आपके पास 500 ml थी। क्वेश्चन में डेंसिटी दी गई है, पूरे सॉल्यूशन का जो मास है इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। यानी डेंसिटी है 1 के बराबर, डेंसिटी है 1 के बराबर, वॉल्यूम है 500 ml, तो कुल मिला के इस सॉल्यूशन का जो मास है वो 500 ग्राम हो गया। 500 ग्राम हो गया। बस अब तो सॉल्व सॉल्व कर लेते हैं। तो ज़रा देखो, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर हमें कितनी जो हीट रिलीज हुई है से हम अगर टेम्परेचर राइज होगा तो MS डेल्टा टी के फॉर्मूले से हम क्या डेल्टा टी नहीं, ये हमारे पास क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट जूल पर ग्राम पर केल्विन में दी गई है। ठीक है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मास भी पता है, हीट भी पता है, डेल्टा टी निकाल लेंगे। तो क्यू की जगह पर रख देना 1713, मास की जगह पर रख देना 500 ग्राम, एस की जगह पर रख देना 4.18, और ये हो गया डेल्टा टी। क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा, 1713 डिवाइड बाय 500 टू 4.18। सॉल्व करना शुरू करो, सॉल्व करना, सोचो क्या करो, शुरू करो। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पर जो आंसर आया होगा वो 0.819 केल्विन के बराबर होगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 81.9 इंटू 10⁻⁻², या इसे हम लोग लिख सकते हैं 82 इंटू 10⁻⁻² केल्विन। ये आपका आंसर आ गया होगा। जो एक्स है वो कहीं ना कहीं 82 आपको इंटीजर टाइप में इसको बना। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नहीं रखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अभी आपकी प्रिपरेशन चल रही है और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, उनको रिविजन करो। फिर नेक्स्ट क्लास में देखना कि हमने और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब नई वीडियो आए तो आप, ठीक है। और थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।